नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष पेशकश में छोड़ो लत नशे की। जहां कहते हैं इतिहास अपने पीछे कुछ कड़वी और मीठी यादें छोड़ जाता है। कुछ पहलू उन तारीखों को याद करने की अहमियत रखते हैं तो कुछ उन्हें भुला देने की सीख देते हैं। ऐसे ही एक दिन है 27 जून, जिसे हम विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका सच जितना ही काला है उतना ही प्रेरणादायक भी। 1957 में इसी दिन ब्रिटेन में प्रकाशित एक पत्रिका की खास रिपोर्ट में पहली बार सामने आया कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का सीधा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2020 तक दुनिया भर में इससे मरने वालों की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और तब हम पछताएंगे कि तमाम मुहिमों में धूम्रपान छोड़ने की अपील करने के बाद भी हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, छोड़ो लत नशे की। सरकार नशे के सौदागरों पर नकेल लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। नशे के आदी होकर जो नौजवान अपनी राह से भटक गए हैं, उनमें चेतना फैलाने के लिए सरकार अवेयरनेस कैंप भी चला रही है। मीडिया, पोस्टर्स, बैनरबाजी, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार के माध्यम से सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि नशे की लत कितनी बुरी है, इससे लोगों को किस तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। आज की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर गलत राह की ओर बढ़ रही है। यह समस्या कॉलेज के बच्चों में जहर की तरह फैल रही है, जिसके चलते उनके परिवार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कहा जाता है, नशे का जो हुआ शिकार, बिगड़े उसके घर परिवार। जी हाँ, ये कोई मुहावरा नहीं, बल्कि उस परिवार की हकीकत है जिसके घर का सदस्य ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ का आदी है। नशे की चाह में इंसान राजा से रंक बन जाता है। नशे का असर केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता जो धूम्रपान करता है, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता है जो इस धुएं की चपेट में आते हैं। इसके लिए सरकार ने विभिन्न अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। इसी क्रम में बोईसर पुलिस ने बाइक रैली का आयोजन कर लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की। जो ज़्यादातर यानी लोगों में अवेयरनेस हो, इसलिए हम यानी ये रैली कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि ड्रग्स के जो भी यानी इल इफेक्ट्स है उसको ज़्यादातर लोगों को इससे अवेयरनेस हो। और सरकार और पुलिस प्रशासन के इस कदम का लोग स्वागत कर रहे हैं। पैवरबाजी, पोस्टरबाजी, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार के माध्यम से अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है। इसके साथ ही पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की बात कही है। कोई यानी एडिक्ट हो और ये या फिर ऐसे ही कोई व्यापार वगैरह कर रहा हो तो उसके बारे में भी मालूमात हो, तो ताकि पुलिस को भी यानी आसान होगा कि उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। विश्व नशा मुक्ति दिवस के अलावा सरकार की ये कोशिश है कि लोगों को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। जरूरत है आप और हम सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें, ताकि आने वाली पीढ़ी पूरी तरह नशा मुक्त रहे। इस अहम विषय पर हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ किशोर जाधव साहब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो कि एक जाबाज डीसीपी है मुंबई के नारकोटिक्स विभाग से। सर, आपका स्वागत है इस शो में। साथ ही साथ हमारे साथ शिल्पा अडारकर, मानव स्वच्छता तज्ञ यानी चिकित्सा KEM अस्पताल, वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। शिल्पा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ एल्ड्रेड टेलिस, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, संस्थापक है, निदेशक है संकल्प रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट के। और हमारे साथ मुकेश खन्ना जी, जो कि जाने माने फिल्म अभिनेता है,
ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है इस शो में। सबसे पहले इस शो की शुरुआत करूंगा मैं जादव साहब आपके साथ। कितना बड़ा एक चैलेंज है, कितना बड़ा एक जिम्मा है इस महकमे पर, पुलिस महकमे पर, और कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने इस तरह की मुहिम को रोकने के लिए? ये जो एडिक्शन जो है जी काफ़ी बड़ी मात्रा में फैल रहा है, जी पूरे संसार में भी है और भारत देश में भी है। जी भारत देश में अपने सामने जो है पंजाब राज्य है, जी पूरी पीढ़ी ऑलमोस्ट निकम्मी हो गई है, गायब मतलब गारद हो गई है। जी वैसे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में भी है। जी जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुंबई में भी काफ़ी हद तक जी ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है और मोस्टली ये छोटे बच्चों में आ रहा है। जी तो इनको अगर अभी काबू में नहीं किया जी तो यहाँ भी इसके सामाजिक असर और फैमिलीज़ के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी काम करने के लिए तो बहुत है, शुरू किया है। पिछले साल जितना भी काम किए थे उससे 800 गुना इस साल हमने काम किया है और ये करते रहेंगे। माइल्स टू गो, बहुत ही काम करना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पुलिस उसको नहीं कर सकती, ये सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगली पीढ़ी इसमें बर्बाद ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त यहाँ पे बात कही है। यहाँ पर सीधे चलते हैं मुकेश खन्ना जी के पास में। सर, आपसे भी यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से आपने शक्तिमान के ज़रिए जो युवा पीढ़ी को जो एक प्रेरणा दी है और युवा पीढ़ी के हमेशा आप एक चहीते रहे हैं, ऐसे में इस सोशल कॉज में जहाँ हमने एक प्रोग्राम को प्रेजेंट किया है कि लत छोड़ो करके, ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री हो, टेलीविज़न हो या फिर पोस्टर्स हो, बैनर्स हो या एडवर्टाइजमेंट हो, इसका समाज पर कितना इम्पैक्ट होता है सर? देखिए, हम जिस मसले की बात कर रहे हैं जी वो अपने आप में एक अजीब चीज है। मतलब अगर आपको पता है कि सिगरेट जो है कैंसर देता है, जी ड्रग्स आपके होश हवास गायब कर देता है, शराब आपको बर्बाद कर देती है, जी सबको पता है, उसके बाद भी लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स में पीते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला इतना सीधा नहीं है, जी इसके बहुत से पहलू हैं। जी एक बच्चा होता है, शक्तिमान के नाम पर शक्तिमान गुटखा बिकना शुरू हुआ था यूपी में। जी मुझे किसी ने आकर कहा कि लाल जबान करके आपकी फोटो के साथ में यूपी में लाल जबान गुटखा बिक रहा है। बच्चे बच्चे होते जी हैं, उनको लगा शक्तिमान ने भेजा है तो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने 7 मिनट का सीन ऐड किया शक्तिमान में जी कि जो बच्चा पान पराग मसाला गुटखा खाएगा शक्तिमान का दोस्त नहीं होगा। जी मुझे कई लोगों ने आके लेटर लिखे बहुत, लेकिन इसमें आसानी आज की जो माहौल, जैसे अभी बताया उन्होंने कि भाई ये यूपी में है, पंजाब में है, ईस्टर्न में है, लोगों की जड़ों में जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ फिल्मों की पोस्टर की वजह से नहीं है। जी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इसके पीछे एक गैंग रहती है। जी। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस चाहे, अगर मिनिस्ट्री चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे, तब जाके इसको रोका जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की कमाई है। बिल्कुल, लेकिन सर वहां से बंद होना चाहिए, यहां से हाँ सर ये लोग नहीं बंद कर सकते। जो ड्रग में जो एडिक्टेड हो गए हैं वो बेचारे लाचार हैं, उनको चाहिए, उनको ड्रग्स चाहिए। जी लेकिन अगर ड्रग्स बंद कर दी जाए जी और उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, तब जाके मामला होगा। आप बोलोगे उसी को ठीक करते जाएं, यहां से सप्लाई होती रहे, ये सप्लाई को काटना होगा। गुटखा सबको पता है खराब है, गुटखा लॉबी इतनी बड़ी है, जी सबको पता है गुटखा कहां बिकता है, क्यों नहीं बंद होता गुटखा। चलिए सर, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे जो जिक्र किया गुटखे का, खास करके आपने जो उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे में अगर हम इसी चर्चा को अगर शिल्पा जी की तरफ अगर लेके जाते और शिल्पा जी से ये सवाल पूछते हैं कि बतौर एक चिकित्सक, एक केम अस्पताल की एक रिस्पेक्टेड फिटर्निटी होने के नाते, इस तरह के जब पेशेंट्स आपके पास में आते हैं ड्रग्स से रेलिवेंट, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, किस तरह की सलाह मशवरा आप करते, किस तरह का उन पेशेंट्स और उनके फैमिली के अंदर किस तरह का चेंजेस आप देखते हैं? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे व्यसन मुक्ति केंद्र में हम ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनकी उम्र कम होती जा रही है। जी मतलब आजकल 15 साल के, 16 साल के, 20-25 साल के बच्चे भी आते हैं। जी इस तरह की ड्रग्स या पार्टी में शुरू किया और फिर लत लग गई। जी हमारा सबसे छोटा पेशेंट हमारे टोबैको सिजेशन क्लिनिक में 7 साल का रहा है। जी तो
ये जब आते हैं हमारे यहाँ तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शुरू हुआ। जैसे खन्ना जी ने बताया कि इसके बहुत कारण होते हैं जी सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के दिमाग में या ख़ानदानी होने की वजह से वल्नरेबल भी होते हैं, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके ऊपर ये सामाजिक जो चीज़ें हैं उनका असर होता है। उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल या मानसिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से इनका सबका असर होके ये लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब जानने के बाद हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं और साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं, ये बताने के लिए कि इससे कितना खराबी उनके शरीर पर उनकी कितनी खराबी हुई है और इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई पर, कामों पर, उनकी फैमिली पर कितना असर हुआ है। बिल्कुल। और दवाइयाँ जो है वो सबसे पहले हम इसलिए देते हैं कि शुरू करने के बाद उनका जो प्रमाण बढ़ जाता है तो बंद करेंगे तो उनको तकलीफ़ें होती हैं, तो उन तकलीफ़ों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देते हैं और बाद में मार्गदर्शन करते हैं कि वो कैसे अच्छी चीज़ों में अपना मन लगा सकते हैं ताकि इससे दूर रह पाए, जिसमें फिर डाइट आता है, एक्सरसाइज आते हैं, हम हमारे केंद्र में योगा सिखाते हैं, उनके लिए मीटिंग्स होती है ग्रुप में, जैसे गुड चर्चा जिसे कहते हैं, तो उसका भी उन्हें फ़ायदा होता है। बिल्कुल। यहाँ पर टेलीसी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपकी खुद की एक संस्था है रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट, आपकी जो संस्था है, आपका जो एनजीओ है, ये किस ग्रासरूट लेवल पे काम करता है, किस तरह से ये लोगों के बीच जाता है, अपनी बातों को रखता है, किस तरह से कन्विंसिंग करता है, किस तरह से काउंसलिंग करता है और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? एक्चुअली संकल्प रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट कुछ 20 साल पहले शुरू किया मैंने, लेकिन मैं इस फील्ड में कुछ 31 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। और ये मैंने शुरू किया क्योंकि मैं काफ़ी साल 3 साल नॉर्थ ईस्ट में काम किया, मणिपुर में। जब 1989-1990 में बहुत सारे इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स मणिपुर में, उनको HIV एड्स 6 महीने में 50% लोगों को HIV एड्स हो गया, HIV बाधित हुआ। तब मैं मणिपुर में ऑक्सफैम की तरफ से गए थे और 3 साल वहाँ काम करने के बाद मुझे लगा कि हम मेरे ही शहर में कोई ऐसे काम नहीं कर रहा है इस रास्ते के ऊपर जो मैं इतने दूर आके कर रहा हूँ। तो मैंने संकल्प शुरू किया था। ज़्यादातर हम लोग स्ट्रीट माइग्रेंट लोगों के साथ काम करते और बहुत सारे लोग जो बस्तियों में, स्लम्स में रहते हैं और मेनली पुअर कम्युनिटी। लेकिन जब 1999 में हम लोग एक स्टडी किया था तो मालूम पड़ा कुछ 40,000 लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन में हैं और ये एक बहुत बड़ा संख्या है। और मालूम पड़ा कि ये लोगों को मतलब कुछ मदद पहुंच नहीं रहा था। और जब हम लोग संकल्प में मदद देना शुरू किया, हमको मालूम पड़ा कि ये लोगों को मालूम भी नहीं है कि अपने सेहत के लिए, हेल्थ के लिए वो लोग कोई BMC हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे मुझे याद है कि एक पेशेंट आए थे और मैं अंदर के रूम में था, लेकिन वो हमारे डॉक्टर से शिकायत कर रहे थे कि मेरे पीठ में प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है और सब चीज़ जो एक्चुअली वो हॉस्पिटल में जाके मदद ले सकता था, लेकिन हमारे संस्था में आया था। और हम लोग ज़्यादातर ड्रग अब्यूज़ लोगों के साथ हमारा फोकस जो रहा था वो HIV प्रिवेंशन अमंग इंजेक्टर्स, जिन लोग सुई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात है कि हमारे ऑब्जेक्टिव वो होगा, लेकिन जब भी हम किसी एडिक्ट से मिलते हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें कि वो पूरी तरह से ड्रग अब्यूज से बाहर आ जाए। इसीलिए संकल्प ने ये जो टारगेटेड इंटरवेंशन स्ट्रीट पे शुरू किया, वो नीड्स के ऊपर, जरूरतें के ऊपर हम लोग एक HIV एड्स का भी यूनिट किया सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के लिए। फिर हम लोग एक प्रिजन में शुरू किया, आथरो जेल में शुरू किया एक यूनिट। फिर हम लोग देखा कि डिटॉक्स भी ज़रूरत है, तो डिटॉक्सिफिकेशन एक मेडिकल सेंटर शुरू किया और अभी हम लोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं। चलिए आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जादव सर आपसे ज़रूर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर भी, पुलिस महकमे के ऊपर, और ख़ास करके ऐसे लोग, अंडरवर्ल्ड हो चाहे माफिया हो, इतने बड़े नेक्सस का काम जहाँ तक बात आती है, या फिर जिस प्रकार से आपसे जब बात कर रहा था तब ये पता चला कि
3 जगहों से इस तरह के ड्रग्स की इनपुट्स होती है, बाय सी होता है, बाय एयर होता है एंड बाय रेलवे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर किस तरह से एक रोक लगाई जा सकती है? क्या कुछ प्लानिंग्स इन एडवांस हमारे पास में, ताकि कम से कम आने वाले इस देश के उज्जवल भविष्य युवा पीढ़ी को कम से कम हम इस नशाखोरी से रोक सकें? ये जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी जो बोलते हैं, जी सर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जी सर। सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो और ये स्टेट के जो भी पुलिस है, जी। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जी। और वो हो रहा है। जी। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जी सर, अगर वो बड़े लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हैंडल कर लेता है। बिल्कुल। जो 3 रूट्स है, जी सर। ये जो बाहर कंट्री से जो आते हैं, जी सर। तो या तो बाय एयर आते हैं, एयर इंटेलिजेंस यूनिट जो है एयरपोर्ट पे, जी सर। उनका और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का काफ़ी समन्वय है, तो ये पकड़े जाते हैं। जी सर। जो रेलवे के थ्रू आ जाते हैं, जी। तो ये मुंबई में पहुंचने से पहले अगर इंफॉर्मेशन मिली, जी सर। तो उनको बीच में ही रोका जाता है और उनका सीजर किया जाता है। ऐसे कई बार किया गया है। जी सर। और जो एक बार पहुंचने के बाद जो पेडलर के माल पहुंच जाता है, जी। तो वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जी सर। लास्ट ईयर से करीब 40% ज़्यादा किया है। मुझे पता है बहुत करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्पेशलाइज स्टाफ यहाँ दिया गया है जी। और रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी काफ़ी सजग हो गई है। गवर्नमेंट में काफ़ी रिसोर्सेज दे दी। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की आती जाती है। जी। हाई प्रोफाइल जो कोकेन हेरोइन कंजम्पशन वाले लोग हैं, जी। बड़े अच्छे अच्छे मकान बंगलोज में है, जी। वहाँ की इंफॉर्मेशन मिलना आज की बहुत अहमियत रखती है, लेकिन वो मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी। जो लो स्टार्टा के लोग हैं, उनकी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पैसे दे के खरीद सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वो भी कर रहे हैं। जी। बाकी जो पब्लिक न्यूसेंस था, ये जो कंजम्पशन करने वाले लोग, जी। मैं बोला पिछले साल से करीब 850% ज़्यादा हमने किया है। बिल्कुल। तो हमें ऐसे लग रहा है कि पब्लिक फीलिंग्स के जो पब्लिक न्यूसेंस था, जो सार्वजनिक जगह पे कंजम्पशन हो रहा था, वो काफ़ी मात्रा में हम कम कर दिया। और सबसे ज़्यादा वी रियली अप्रिशिएट पर्सनल इनपुट आपके, जब से आप नारकोटिक्स में आए काफ़ी सारे रेड्स हुए, काफ़ी सारा इस तरह का माल पकड़ा गया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू एंड टू योर एंटायर डिपार्टमेंट। लेकिन अगर मुकेश जी, अगर मैं सर आपसे ये पूछूं सवाल कि 2020 तक का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक आंकड़ा रखा है कि 1 करोड़ लोग मरेंगे अगर इसे रोका नहीं गया, तो क्या हम अब भी, हमारे पास वक्त है या वक्त निकल चुका है हमारे हाथ से? क्या इन आंकड़ों को देखने के लिए वाकई एक शर्मसार होगा हमारे पूरे एंटायर सिस्टम में, यदि अगर हम जागरूकता नहीं ला पाए? देखिए, मैं थोड़ा सी कड़वी बात कहना चाहूंगा जी। मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे वर्ल्ड में, इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड में भी जी। एक आदमी को, इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत होश दिया होता है। जी। नशा, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, उसके अंदर वो चीज पैदा करता है जो उसको वो कुछ करने के लिए उकसाती है जो शायद वो होश में होता तो नहीं करता। जी। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में सारे क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं नशा जिम्मेदार है। बिल्कुल। अगर एक हस्बैंड बीवी को मारता है, उसके पीछे भी नशा जिम्मेदार होता है। होश में कभी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठाएगा। इतनी सब जानकारी होने के बाद भी नशा चल रहा है। एक स्टेट में ड्राई रखते हैं, दूसरे स्टेट को हम लोग वेट रखते हैं, स्मगलिंग शुरू हो जाती है। ड्रग्स बिक रहे हैं, गुटखा बिक रहा है, शराब ओपनली मिल रही है, उसको रोकने की कोशिश करोगे तो लोग स्मगल करके भी करते हैं। ये बहुत बड़े लेवल की बात है। इसको रोकना हर सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए, वरना पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। एक बच्चा अगर ड्रग्स में गया तो वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका ब्लड मांगता है, निकोटीन मांगता है सिगरेट के लिए, ड्रग्स मांगता है, उसके लिए वो चाकू भी चलाएगा, कुछ भी करेगा। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो ईमानदारी की कमी है। मैं शक्तिमान बन के कहना चाहूंगा, इसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदारी की जरूरत है। हर मिलिट्री लेवल से लेकर, पुलिस लेवल से लेकर, पॉलिटिकल लेवल से लेकर, अगर हर मिनिस्टर सोचे कि ये मेरे घर के बच्चों को भी बर्बाद कर सकती है, तो वो जिस तरह से एक्शन लेंगे। आपको क्या लगता है, एक सड़क बनने में महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर एक वीआईपी अगर सीएम आ रहा हो तो 2 दिन में सड़क खड़ी कैसे हो जाती है? जी।
क्योंकि उसके करने के पीछे उनका इरादा होता है। बिल्कुल। तो ये मैं सुन रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, पर मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, ये इलाज अच्छा कर रहे हैं लोग, इसका इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमको बहुत बड़े लेवल पे इसको लाना होगा। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, बहुमत से आई है, अगर वो कोई चीज उठाए तो उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी क्राइम होता है, आई एम श्योर पुलिस को कहीं ना कहीं से पता होता है, बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी का दबाव आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, पैसा आ जाता है। अगर इन सब से उठकर अगर आदमी सोचे कि देश के लिए ये अच्छा है, मुझे करना है, तो शायद मैं समझता हूं कि ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग रोकी जा सकती है, नशा रोका जा सकता है। और मुझसे अगर पूछे तो मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूं, ना मैं शराब पीता हूं, ना सिगरेट पीता हूं, ना आज तक मैंने बियर पी है। मेरा दिमाग चलता है इस बारे में, लेकिन बच्चे लोगों का दिमाग चलता नहीं। बच्चे लोग बहुत इंप्रेशनेबल एज में होते हैं। 14 साल से 18 साल के बच्चे जो होते हैं वो इंप्रेशनेबल एज में रहते हैं। अगर उसका दोस्त सिगरेट पी रहा है तो उसको लल्लू बोलते हैं, तू लल्लू है, देख शाहरुख खान पीता है करके, और वो बच्चा धीरे धीरे इंप्रेस होकर पीना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बड़ों का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, पुलिस का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। ये बुरा है तो उसको रोको। गुटखा अगर खराब है तो लॉबी को खत्म करो, चाहे उससे करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मेरा ये मानना है कि आप कह रहे 2020 में अगर होना है तो आज उसको बहुत कड़ी मेहनत से और स्वार्थ रहित होकर फाइट करना पड़ेगा, पुलिस को भी, गवर्नमेंट को भी, मिनिस्टर को भी, माँ बाप को भी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने। लेकिन यहाँ पर अगर शिल्पा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरह से जो बच्चों का जिक्र यहाँ पे मुकेश खन्ना जी ने कहा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज 21वीं सदी में युवाओं और माता पिताओं के बीच में जो जनरेशन गैप आया है, आज की युवा पीढ़ी हर चीज़ क्विक चाहती है। वो जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहती है, जल्द से जल्द शोहरत हासिल करना चाहती है, जल्द से जल्द लाइमलाइट में आना चाहती है। तो क्या ये जल्दबाजी ही आज हमारे इस युवा पीढ़ी को कई खाई में तो नहीं ढकेल रहा है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जल्दबाजी में उनको हैप्पीनेस भी चाहिए जी, जल्दबाजी में उनको तुरंत एक हाई चाहिए जी, उनको अगर थोड़ा सा भी बुरा लगे किसी भी बात का तो उनको नशे का सहारा चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। तो दो चीज़ें होती है, सिर्फ हाई लेने के लिए पीते हैं नशा, मतलब कोई भी नशा लेते हैं, या अगर मुझे थोड़ा लो लग रहा है, मूड ठीक नहीं है, डिप्रेस लग रहा है, ब्रेकअप हो गया, इन चीज़ों पे भी वो नशे का सहारा लेते हैं। तो जो आपने कहा कि ये इंस्टेंट या क्विक फिक्स का ज़माना है, तो उनको ये क्विक फिक्स चाहिए। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी है कि उनके ऊपर जो ये सामाजिक, जैसे अभी कहा गया, इनका असर हो रहा है। और तीसरी बात है कि इजीली ये चीज़ें अवेलेबल है। जो गुटखा और सिगरेट और शराब की बात हो रही थी, तो इनको हम गेटवे ड्रग्स कहते हैं। गेटवे ड्रग्स मतलब जो शुरुआत होती है, ऐसे ड्रग जिनसे एंट्री पॉइंट बनता है इस पूरी ड्रग्स की दुनिया में। तो वो हमेशा मिलते हैं, पार्टी में लिए जाते हैं, तो उनको लगता है ये नॉर्मल है ये लेना। और शायद उनके माँ पिताजी या उनके आजू बाजू वाले समाज में भी यही समझते हैं। तो ये शुरुआत गेटवे ड्रग से होती है और फिर धीरे धीरे वे इसमें चले जाते हैं। तो उनको सेलिब्रेशन भी इससे करना है और दुख को भी इसी में डुबोना है। तो उनके तरीके या उनके उपाय ही ऐसे बन गए हैं कि चलो नशा कर लो, खुशी है तो नशा कर लो, और दुख हो रहा है तो भी नशा कर लो। यानी नशा सिर्फ उनके लिए एक बेसिक चीज़ बन गई है, उसके अलावा उनके जीवन में और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं टेलिस जी आपसे ये पूछूं, आपकी जो संस्था इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है रिहैबिलिटेशन के नाम पर, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, इट हैज़ टू बी मोर सीरियस? क्योंकि जब तक का सिगरेट हो, गुटखा हो, शराब हो, इससे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, ये सबसे बड़ी तादाद में मिलता है। तो जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ रेवेन्यू सरकार इस तरह के डिसीजंस नहीं ले पा रही है कि इसके ऊपर पाबंदियां लाए। कभी इस तरह की मुहिम या इस तरह की अपील आपने कभी की है, या किस तरह का रिस्पॉन्स मिला इसके ऊपर आप? वेल, गवर्नमेंट का बात करें तो मेन ये है कि जैसे मैं बोल रहा था, हम लोगों का थ्रस्ट है HIV का रोकथाम, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के ऊपर। लेकिन बहुत सारे ड्रग यूजर्स जो आते हैं वो चाहते हैं कि हम उनको ड्रग से निकाल दो, उनको एक
रिहैबिलिटेशन कर लो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमारा जो ड्रग्स रिहैबिलिटेशन का बात है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से आते हैं, और जो HIV एड्स का बात है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आते हैं। और कभी कभी ये दोनों मिनिस्ट्रीज का भी कन्वर्जेंस नहीं होता है, तो एक मिनिस्ट्री को मालूम नहीं कि दूसरा मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। अभी थोड़े से हम लोग जोर दे रहा है इसके ऊपर कि ये दोनों कन्वर्जेंस आके साथ में काम करें, क्योंकि फिर एक जो ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रग यूजर है, उनको अच्छी तरह से हम उनको इनका मदद कर सकें। क्योंकि आज ये डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं 28 डेज का, लेकिन उसके बाद क्या, कभी कभी जैसे बोला जा रहा है कि बचपन से ये शुरू हुआ, तो इन लोगों का कोई स्किल नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है, ये लोग रास्ते पे रहा है, तो अचानक एक 24, 25, 30, 35 की उम्र में कोई ड्रग से बाहर भी आ जाए तो आगे वो क्या करे, कौन सा रास्ता है। और गवर्नमेंट जो स्कीम्स है वो खासकर मेट्रोज में हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि किस क्या कर सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। ये बात है कि रिहैबिलिटेशन के लिए उनको आगे का रास्ता भी चाहिए, सिर्फ ड्रग से बाहर नहीं, उसके बाद क्या। चलिए उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या, दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि उसके बाद क्या। लेकिन जादू साहब, मैं यहाँ पे अगर आपसे ये पूछूं सर कि जिस प्रकार से शिल्पा जी ने कहा है कि 14-15 साल की उम्र से आगे की तरफ जितने लोग हैं इस तरह के केसेस उनके पास में आते हैं, उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है, तो नहीं लगता कि ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पर इंसान बनता है या बिगड़ता है? क्या ये चीज़ें ज़्यादा प्रोवोक करती है नशा फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और जिसके वजह से आज क्राइम का जो रेट है ये बढ़ता जा रहा है सर? हाँ सही है, अगर एडिक्ट आदमी एक बार हो जाए, बच्चा हो, तो उसको कहीं ना कहीं से ड्रग्स की डिमांड बढ़ी जाती है, मात्रा भी बढ़ जाती है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके लिए फिर घर में चोरी चालू कर देता है, फिर पेरेंट्स को मारना चालू कर देता है, फिर कई जगह पे मर्डर हो जाते हैं, लेकिन उसको ड्रग्स चाहिए, और घर वाले भी हैरान हो जाते हैं पूरे। कई लोगों ने अपने घर बेचे हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए या उसके हवस का जो भी है पैसा देने के लिए। अब ये जो बोलते हैं कि कैच देम यंग, जब बच्चे, यही पीढ़ी को अगर हमने शुरू से कर दिया तो ये टारगेट रखा गया है। पुलिस हर स्कूल में जो 8वीं 9वीं कक्षा से ऊपर जो है वहाँ स्कूल में जाती है, बाकायदा उनके साथ डिस्कस कर लेती है, उनको स्लाइड शो दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि आपके शरीर का क्या हाल होने वाला है, आपके फैमिली का क्या हाल होने वाला है, ये इनको बाकायदा स्लाइड पे दिखाते हैं, मूवीज़ दिखाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। उनको ये भी कहा जाता है कि बेशक आप ना कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका दोस्त अगर कर रहा है तो उसके लक्षण कौन से होने वाले हैं, तो वो लक्षण उनको समझा जाते हैं। क्या अगर आपको दोस्त अगर ऐसे कोई दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप आपके टीचर से बोल दीजिए ताकि हमें जल्दी से जल्दी उस पर काबू कर जाए। और एक छोटा सा प्रोग्राम ड्रग फ्री कैंपस का अभी लॉन्च किया है सीपी साहब, मारिया साहब ने। उसमें पुलिस प्रिंसिपल के पास जाएगी, कोई वहाँ का जो प्राध्यापक है उसको नोडल ऑफिसर बनाएंगे, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होगा उसमें पुलिस वाले भाग लेंगे, और वो भाग लेने के बाद उसमें स्टूडेंट्स यूनियन के भी बच्चे कुछ ले लेंगे। उस एरिया में जो कोई नेता हो, इरेस्पेक्ट ऑफ हिज क्या बोलते हैं आप, पार्टी जिसकी भी अंदर से कुछ करने की चाहत है, ऐसे लोग साथ में लेकर पूरा समझाएंगे कि क्या हम कर सकते हैं। और ये मंथली या जैसे वो मीटिंग, पेरेंट या टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग जो हो जाएगी उसमें ये कर रहे हैं। इसके बावजूद कैंपस के आजू बाजू में जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, जैसे पान पट्टी हो, जैसे ड्रग्स की दुकान हो, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, इन लोगों को भी साथ में लेकर अगर वो बेच रहे तो उनको वार्निंग देंगे, या तो मिल गया तो कोई केसेस कर देंगे, अंदर जाएगा तो 10 साल के लिए अंदर जाएगा, ये भी समझा देंगे, और वॉच रखने के लिए बोलेंगे, सोशल वॉच जो बोलते हैं हम, तो उस टाइप का लेकर करने की पूरी तैयारी हो गई है और शुरुआत भी हो गया है। इसके बावजूद कहा जाता है कि रोग और आग अगर सही टाइम पे ध्यान में आए तो आग हो तो एक छोटे से बर्तन में पानी लेके हम बुझा सकते हैं। वैसे भी शरीर का होता है कि रोग की शुरुआत हो गई तो पता चले तो झट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोनों अगर बेकाबू हो गए तो शरीर भी खराब हो जाएगा और आग से पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सबको समझाते हैं। इसके अलावा जो जेल में अंडर ट्रायल से जो पकड़े गए छोटे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनके साथ जाके उनको डिस्कशन उनके साथ करके वर्कशॉप ले लेते हैं। ये कैसा बुरा है, आपकी फैमिली पूरी सफ़र कर रही है, आप अंदर हो कुछ दिन के लिए,
लेकिन आपके फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी जी इसकी हम उनको संवेदना दे देते हैं। जी कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोल देते हैं कि आइंदा हम कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सर बिल्कुल दुरुस्त बात की। जिस तरह से मुंबई पुलिस अपनी मुहिम चला रही है वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं गुजारिश करूँगा मुकेश खन्ना जी, आप प्लीज़ हमारे साथ में बने रहे। हमारी चर्चा हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, इनके साथ में जारी रहेंगी इस अहम विषय पर, छोड़ो लत नशे की। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में एक ऐसे गंभीर विषय पर, छोड़ो नशे की लत। जी हाँ, आज की जो युवा पीढ़ी है उसी से मुतल्लिक हमारा ये कार्यक्रम है। और जहाँ तक नशे की बात है तो नशे की लत पर काबू पाने की मुहिम में मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से जुटी हुई है। मुंबई पुलिस ने कई मामलों में नशे के सौदागरों का पर्दाफाश किया है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स और गांजा बरामद करने के अलावा कई बड़े नशे के सौदागरों को हवालात की हवा भी खिला दी है। 2013 में मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स विभाग ने किन बड़े मामलों का पर्दाफाश किया है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई पुलिस नारकोटिक्स विभाग 2013। पुलिस ने हेरोइन के 15 मामले दर्ज किए, जिनमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3.5 किलो हेरोइन बरामद किया, जिसकी कीमत 44,41,000 थी। चरस के 12 मामलों में पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद की 129 किलो चरस की कीमत 1,56,00,000 बताई गई। पुलिस ने कोकीन के 41 मामले दर्ज किए और 52 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने 1 किलो कोकीन बरामद की, जिसकी कीमत 80 लाख आंकी गई। पुलिस ने 35 मामले ऐसे दर्ज किए जिनमें गांजा के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें पुलिस ने 352 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 38 लाख आंकी गई। 136 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें 175 लोगों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन मामलों में 36 करोड़ कीमत का 501 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया। 1330 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें 4016 लोगों ने नशीले पदार्थ का सेवन किया था। तो
हमारी चर्चा जारी है अपने मेहमानों के साथ में। आपने देखा किस बहादुरी से मुंबई पुलिस ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। तमाम ऐसे मुजरिमों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया है जो नशाखोरी के सौदागर थे। सीधे चलते हैं मुकेश खन्ना जी के पास में। मुकेश जी, आपसे यहाँ पे सर जानने की कोशिश करूँगा कि युवा पीढ़ी के चहेते आप, लेकिन आज ऐसी युवा पीढ़ी जो 14-15 साल की उम्र से लेके आगे की तरफ जो जा रही है, टिप ऑफ द हेड पूरी दुनिया उनके हाथ में है। यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन्स के, स्मार्टफोन्स के। आज इस स्मार्टफोन के ज़रिए वो जो चाहे उस मोबाइल में देख सकते हैं। क्या ये भी एक किस्म का एक प्रोवोकेशन है आपके दृष्टिकोण से? बहुत बहुत बड़े लेवल पर है। आपने बहुत सही जगह पर उंगली रखी है जी। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे पास बहुत चीजें जो हैं वो सडनली अवेलेबल हो गई जी। बच्चों का एक्सपोजर बढ़ गया। बच्चों को अब दुनिया की वो चीजें देखने में मिलती हैं जो हम 12वीं क्लास में देखते थे, आज बच्चा 4थी क्लास में देखता है। और ये स्पेशली जो ये मोबाइल फोन है जिसके फायदे भी बहुत हैं। और मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, मैं अपने कई लोगों को मैं ओपनली कहता हूं कि ये जो ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है, ये जो चिट चैट करते हो आप लोग एक जगह बैठते हो और 10 लोग बैठे होते। अगर आप जिक्र देखो ध्यान से तो 10 लोग अलग अलग अपने अपने फोन पे, हो सकता है 100 मील दूर या 1000 मील दूर किसी दोस्त के साथ बात कर रहे होते, चिट चैट कर रहे होते, व्हाट्सअप भेज रहे होते। आसान लगता है उनको, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे डेंजरस चीज होती जा रही है हमारे यूथ के बीच में। उनको आसानी से एक ऐसा मीडियम मिल गया है जिससे वो इंटरनेट भी देख सकते हैं, बच्चों से अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ना फादर को पता होता है, ना मदर को पता होता है। और ये दुनिया में हर शख्स भाग रहा है। किसी के पास वक्त नहीं है बैठ के सोचे कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और वो बच्चा या आदमी सोचता है कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि 15 मिनट 10 मिनट अपने आप से बैठकर आप विश्लेषण करो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये ड्रग्स लेने के बाद जो हालत होती है ये मैं देख रहा हूं, अच्छी तरह से इनकी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको, माता पिताओं को, ये साइंस है, ये टेक्निक ऊपर से आती है, सैटेलाइट से आती है, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन आप अपने घरों की खिड़कियां बंद कर सकते हो। आपका बच्चा क्या देख रहा है। बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती है बचपन से। लेकिन हमारे यहाँ पर या तो माँ किट्टी पार्टी जा रही होती है, बाप कमाई का धंधा करने जा रहा होता है, बच्चा बैठकर आया के साथ बड़ा होता है और वो फिर दोस्तों के बीच बड़ा होता है और दोस्तों से इंप्रेस हो जाता है। तो ये मोबाइल फोन में जो ये इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं उसमें आप रोक लगाने के लिए माता पिता को आगे आना चाहिए, बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए। जैसे आपने सही फरमाया, 14 से 18 साल के बच्चे इस रफ्तार से भाग रहे हैं कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि या तो हम कहते हैं हमारा पूरा देश इनके कंधों पर टिकने वाला है, लेकिन क्या ये लोग सही रास्ते पे भाग रहे हैं? कोई चेक करता है उसको? जी, उसकी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल सही तो कहा सर। यही हालत होगा कि एक बच्चा एक बार ड्रग्स में गए। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने। शिल्पा जी, जहाँ तक का मुकेश जी ने बात कही है इतनी खूबसूरत, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाए, अगर हम फोकस करें ज़्यादा कर प्रिवेंशन की, तो किस तरह की प्रिवेंशन खास करके आप गो थ्रू करती है ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ दिस रिहेबिलिटेशन बिटवीन द ड्रग्स और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किस तरह की प्रिवेंशन की आज हमें ज़रूरत है? इनकी जो बात है इसी को मैं आगे ले जाना चाहूँगी कि हम जो पेशेंट्स देखते हैं, स्पेशली आजकल हम रेव पार्टी में जो पकड़े जाते हैं उनको भी हमारे सेंटर में आना पड़ता है वॉलंटरी ट्रीटमेंट लेने के लिए, जिसके साथ उनको फिर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल जाती है। तो उनके साथ जब बात करते हैं तब पता चलता है कि उनके जो माता पिता हैं उनमें और इन लोगों में संवाद ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है। उनको पता नहीं होता है कि बच्चे कौन सी पार्टी में जाते हैं, किनके साथ जाते हैं, वहाँ क्या चलता है। तो एक प्रिवेंशन में सबसे पहली बात ये होना ज़रूरी है कि फैमिली के साथ कम्युनिकेशन हो, रोज़ उनके बीच कुछ ना कुछ तो चर्चा हो कि बच्चा क्या कर रहा है, उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। तभी उनको पता चलेगा कि अगर उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आता है या उसके दिखने में, पढ़ाई में, उसके आने जाने के टाइम में अगर बदलाव आता है, तभी वो पेरेंट्स पिकअप कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत हद तक जन जागृति मतलब पब्लिक अवेयरनेस में बहुत काम करते हैं। कम्युनिटी में जाकर, स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर हम ये संदेश पहुंचाते हैं
अभी 26 जून को ही हमने एंटी नारकोटिक सेल के साथ मिलकर एक कार्यक्रम किया जहां केईएम अस्पताल में 200 से ज़्यादा बच्चे आए थे स्कूल और कॉलेजेस के, और इसके आगे भी हम ये जारी रखने वाले हैं आगे के हफ्ते में, इनको ये बताने के लिए कि आप कितनी अच्छी पॉजिटिव बातें कर सकते हैं जिससे आपको एक हाई मिलती है, एक फील गुड जो फीलिंग उनको चाहिए जिसके पीछे वे भागते हैं, तो वो अच्छी एक्सरसाइज में, पेंटिंग्स या अच्छी हॉबी में, म्यूज़िक में, या अपने पढ़ाई पर फोकस करके मित्रों से या घर के लोगों से बात करके भी ये उन्हें मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और जहाँ तक अटेली जी अगर सवाल है आपके रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट का, तो जिस प्रकार से आपकी जो मूवमेंट होती है, आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, और लगा आपको कि ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस कि कहीं ना कहीं आज इसके लिए हमारा सिस्टम, हमारा समाज भी उतना जिम्मेदार है, और अगर है तो हाउ वी कैन रिवर्स इट बैक? एक्चुअली हम लोग जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में करते हैं ज़्यादातर अपने जो एडिक्ट्स हैं उनको अपनी पहचान दिलाते हैं। वो मैं हूँ कौन, हु एम आई, और मेरा एक मकसद क्या है इस दुनिया में। अभी ये एक सीख दे सकते हैं फैमिली से, स्कूल से। जितने भी लोग रिहैबिलिटेशन में आते हैं हम देखा है कि वो अपना फीलिंग्स से कनेक्टेड नहीं है, और ये जो अभी नई बात है स्मार्टफोन, वो उनको और भी दूर ले जा रहे हैं। एक तरह से स्मार्टफोन भी एक एडिक्शन ही है। तो ये हम उनको जो सिखाते हैं, ये अगर पहले से ही सीख जाएं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़े अपने आप से भागने का, बिकॉज बेसिकली जो है ड्रग्स एक एस्केप रूट है, तो अपने आप से भागने का एक रूट है। तो हमने देखा है कि एक फीलिंग्स और दूसरा है रिलेशनशिप्स। तो रिश्ते में क्या है, गिव एंड टेक। अभी जो रिश्ते हैं सब मांगते रहते हैं, सबको लगता है हमें मिलना ही है, मिलना ही मिलना है, जितना ले सकते हैं लेना चाहिए। लेकिन ये गिव एंड टेक जो एक रिश्ते में होते हैं, ये आज के दुनिया में ये सीख नहीं है उनको। बिल्कुल, और अगर ये सीख लें तो हो सकता है ये लोग कोई एस्केप की जरूरत ना हो, बिल्कुल, ड्रग्स या स्मार्टफोन में। बिल्कुल। जहाँ तक जादव साहब, अगर आपसे अगर ये सवाल पूछूं तो पुलिस अपनी मुहिम बखूबी निभा रही है, तमाम चीज़ें सही तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, काफ़ी सारे शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन एज बिहाइंड अ पुलिस मैन, मैं अगर एक कॉमन मैन जादव साहब से अगर ये बात कर रहा हूँ कि आज का हमारा जो सिस्टम है मुंबई शहर की आपाधापी में, जिस तरह से आज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सर्विसेज पे जैसे मुकेश खन्ना जी ने कहा है, बच्चों के लिए वाकई मेड्स हो या फिर अगर लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो वहाँ पे शायद उनके आजी हो या आजोबा हो, यही देखते हैं। तो ऐसे में माँ बाप से दूर अगर बच्चा रहता है तो क्या उस डिप्रेशन को भी वो कन्वर्ट कर सकता है ड्रग के स्वरूप में? सर, आजकल अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम फैमिली से शुरू होता है। अगर मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन मैं भी बच्चों का बाप हूँ, बिल्कुल सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम शुरू अपने घर से होता है। माता पिता बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते नहीं, संस्कार क्या चीज़ है वो दे नहीं सकते। मैं बीच में पूना में गया था, एक विद्वान अच्छे लेखक ने बोला था कि संस्कार अब बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं, संस्कार की ज़रूरत अब माँ बाप के ऊपर करने की है, ताकि उनको पता चले कि संस्कार क्या होते हैं और बच्चों को कैसे हमने हैंडल करना चाहिए। तो ये बात सही रूप में जचती है यहाँ। अगर माता पिता दोनों कमाने वाले हो या तो दोनों बिजी हो तो बच्चा सामने आए, वो कुछ मांग लेता है, डिमांड कर लेते, ये झट से उसको दे देते पैसे, या तू अपनी ये चीज़ ले या तो चीज़ खरीद के देते, बच्चा खुश। इनके पीछे कोई उसका ये नहीं लगता, प्रेसिंग हार्ड बोलते हैं, ऐसे नहीं लगता, ये भी खुश होता है, बच्चा खुश होता है। बच्चा पैसे लेकर करता क्या है, उसके दोस्त कौन है, ये कौन से हालात में है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। वो जब तक हम फैमिली लेवल से नहीं करते वो करना, मतलब आगे जाके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुंबई पुलिस ने अभी जो मुहिम कर रखी है उसमें पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं हर पुलिस स्टेशन। कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर आप? रिस्पांस तो बढ़िया है, हर जहाँ भी ले रहे हैं तो वहाँ बोल रहे हैं कि और भी ले लो जी, ऐसी जरूरत कि उनको ये लग रहा है, दूसरी मतलब उसकी साइड देखी जाए कि उनको नहीं करना, किसी और के हाथ से करवाना है, तो ये किसी ने के ऊपर थोप रहे हैं। अब मेरा कहना है कि पब्लिक मीटिंग ले रखे हैं, पब्लिक शोज ले रखे हैं, सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, स्ट्रीट प्लेस ले रखे हैं, क्योंकि स्ट्रीट प्लेस अभी चालू भी है, स्ट्रीट प्लेस में भी दिखाते कैसे होता है,
पोस्टर्स, एग्जीबिशन, जो एडिक्शन की आखिरी स्टेज है या पहली थी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो उनको दिखाते। इसके बावजूद हैंडबिल में छाप रखे, करीब 70,000 हैंडबिल छापे, अलग अलग भाषा में छापे हैं, अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को हम रिक्वेस्ट करके, जैसे मस्जिद में मौलाना है, उन्होंने भी मान लिया, उन्होंने भी ऐलान जो कर लेते हैं मस्जिद में, उसमें भी उर्दू के पोस्टर सामने छाप रखे, एग्जीबिशन ले लेते हैं, अभी वॉल पेंटिंग चालू है, और इसका जो कर रहे हैं, मुझे मानना पड़ेगा कि सीपी साहब जो है डेली उसका पर्सनली रिव्यू ले लेते हैं, जहां भी कहाँ कार्रवाई कम हो रही उसके पीछे पड़ जाते, तो उसको काम करना ही पड़ता है। और मुझे और भी ऐसे कहना कि ये शक्तिमान साहब है, ऐसे बहुत सारे लोग अपने पास आने चाहिए, ताकि उनको देख के जो नई पीढ़ी उनका आइडल मान के चलती है, तो वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाए। वरना तो कोई एडवर्टाइज होते हैं, तुम मैं और मेरा, ऐसे आगे बोले तो लोग बोलते हैं क्या हुआ, आगे बोलना है। तो बार बार संस्कार या बार बार रिपीट करने के बाद थोड़ा बहुत कोई ह्यूमन ये नेचर में थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल बदलाव जरूर आएगा। मुकेश जी सर, क्या मुंबई पुलिस की मदद करोगे आप इस पहल में, इस मुहिम में, से नो टू ड्रग्स? मुझे अच्छा लगा, ये ऑफर बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जहां पर ईमानदारी है, जहां पर आपकी ऑनेस्टी है, जहां पर आप सीरियस हैं और आप आज के बच्चों को सुधारना चाहते हैं, आप अगर यही बच्चों को, जो भी शख्स उसके लिए, संस्था उसके लिए करती है, मुकेश खन्ना उसके साथ है, शक्तिमान उसके साथ है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद उनके साथ। क्या बात है, क्या मैं तो हमेशा से कहता हूं कि आप शक्तिमान को इस्तेमाल कीजिए। शक्तिमान के बारे में मेरे पास माँ बाप आके कहते थे, सर आपकी बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते। आप कहते हैं टीवी पर, तो बच्चे कहते शक्तिमान ने कहा था कि दूध पियेंगे तो शक्तिमान। अब मैं कहता हूं आप लोग उपदेश देते हो और मैं दोस्त बन के बात करता हूं। तो मैंने कई बार संस्थाओं को कहा है कि शक्तिमान को आप चाहो तो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शक्तिमान एक इंस्पिरेशन बन गया है बच्चों के लिए। और मैं उनको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि बहुत जल्द शक्तिमान को मैं फिर से शक्तिमान बन के नए रूप में फिर से सीरियल लाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूरदर्शन पर भी। और उसको बच्चे आज भी कहते हैं शक्तिमान। बहुत जरूरत है शक्तिमान की आज की, खास करके इस युवा पीढ़ी के लिए। सर आप बने रहे हमारे साथ, दोबारा आ रहे आपके पास में लौट के। आज देश को हाँ सर प्लीज अपनी बातों को कंप्लीट करें। देश को शक्तिमानों की, मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा मैं इवन पॉलिटिकल मीटिंग में भी कहता हूं कि देश को शक्तिमानों की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैन ऑफ एक्शन चाहिए। बिल्कुल, आज सब लोगों को एक्शन के बगैर काम नहीं चलेगा। जी, यहाँ पर शिल्पा जी, अगर आपसे मैं पूछूं ये सवाल कि क्या कुछ आप लोगों को इस वक्त कहना चाहेंगे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ डॉक्टर, जिस तरह की पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, जिस तरह की आप काउंसलिंग करती है, जिस तरह की ट्रीटमेंट्स करती है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि इट हैज़ बीन एन अलर्ट बॉस, प्लीज यू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो क्या ऐसे सिम्टम्स है, क्या कुछ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोग जो नशा करते हैं ये समझते हैं कि मेरी नशा कंट्रोल में है या मैं लिमिट में करता हूँ, लेकिन ये लिमिट जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको समझना चाहिए कि हमारा लेने का प्रमाण जो है नशे का वो बढ़ रहा है। मतलब सेम प्रमाण से हमको वो नशा नहीं होती, तो हम उसका प्रमाण बढ़ा रहे हैं। अगर हम नशा नहीं लेते तो हम बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं, उसके विड्रॉल्स आने लगते हैं, हमें नींद नहीं आती या और बहुत सारी बदन में तकलीफ़ें होने लगती है। हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई से, अपने काम से, अपनी फैमिली से उड़ जाता है। हम सिर्फ यही सोच में लगे रहते हैं कि कैसे नशा पाई जाए, कैसे उसको लिया जाए, और अगर नहीं मिले तो फिर कैसे इन विड्रॉल से निकले बाहर। तो ये सब लक्षण हैं नशे की बीमारी के। और इसके अलावा नशे के जो दुष्परिणाम हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं उसको भी जानना ज़रूरी है कि अगर हम ज़्यादा शराब पी रहे हैं तो दिखेगा कि उल्टियाँ होने लगती है या पेट फूल जाता है, कभी कभी खून की उल्टी भी होती है या हाथ पांव की नसें कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब शराब की जो नशा है उसकी बीमारी के लक्षण हैं। अगर आप चरस, गांजा या हेरोइन जैसे नशे की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर फेफड़ों पर असर दिखाई देता है। या अगर नस में लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इंजेक्टिव ड्रग यूज़र्स हैं, तो उनको फिर नस में या अंदर जाके फिर इन्फेक्शन जैसे HIV है
ये सब होने लगते हैं। चरस गांजा की बात करें जो आजकल बहुत ज़्यादा पार्टियों में लिया जाता है, उससे सीधा असर दिमाग पर होता है। फेफड़ों पर तो होता ही है क्योंकि वो सिगरेट या चिलम में ली जाती है, लेकिन उसके अलावा दिमाग पर सीधा असर होता है। हमारी एक स्टडी रही है और उसमें देखा गया है कि दिमाग के अंदर जो पागलपन के दौरे के बाद चेंजेस होते हैं, वही चेंजेस चरस गांजा लेने के बाद भी पाए गए हैं। तो इसका मतलब है परमानेंट पागलपन भी आ सकता है ऐसी नशाओं के लेने के बाद। तो ये सारे लक्षण और दुष्परिणाम दोनों को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल में यहाँ पे लोगों के सामने रखी है, बड़ी अच्छी बातें कही है आपने। लेकिन अगर यहाँ पे मैं टेलिस जी अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट, ये आने वाले दिनों में और क्या क्या कुछ करने जा रही है अवेयरनेस के नाम पर, लोगों के बीच में जाकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आपका ये ट्रस्ट? अभी हमारे ट्रस्ट तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जैसे मैं बोला था कि आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, तो ये एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, खासकर जो अनपढ़ लोगों के लिए आसान है, लाइक गार्डनिंग, हाउसकीपिंग, ये स्किल्स हम देना शुरू किया है। और अगर आप बोले कि क्या मैसेज दूं लोगों को, तो मेरा मेन मैसेज इस दिन पे होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स है लाइफ में, और लाइफ में एक मकसद होना चाहिए। मेरा लिविंग का मतलब क्या है, मैं इस दुनिया में कुछ मतलब से आया है और वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक मकसद मिले और कुछ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स हमेशा रहें, तो ड्रग्स बहुत दूर रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर किशोर जादव साहब, मुंबई पुलिस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में इस मुहिम में लगी हुई है कि कम से कम आने वाली युवा पीढ़ी इस नशाखोरी से दूर रहे। मैं चाहूँगा कि ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई पुलिस आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तमाम युवा पीढ़ी को, किस तरह से वो इससे दूर रहे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से भी वो किस तरह दूर रह सकते हैं, अगर वो लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व है? जो लोग इसमें इस रैकेट में इन्वॉल्व है, उनका पहला काम होता है कि नया बकरा ढूंढना। जी सर। उसके लिए दोस्तों का इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में उनको मुफ्त ये ड्रग्स दिए जाते हैं जी, और एक बार एडिक्ट बन जाए तो उसके बाद पैसे खींचना चालू कर देते हैं जी। इसलिए जो बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले बच्चों को संभालना चाहिए जी। तो पेरेंट्स को ये ज़रूरी है कि ये ना समझे कि मेरा बच्चा एडिक्ट हो गया है जी, तो बहुत कोई कलंक मेरे को ऊपर है, ऐसे ना मानो। ये तो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, लेकिन ये बच्चा अगर आए तो उसको तुरंत आप किसी काउंसलिंग सेंटर में ले जाना। ये छुपा के रखते, दर्द वो छुपा के रखने के बाद काफ़ी जब उसकी शारीरिक या मानसिक हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तब ये लोगों को बताते हैं। तो पहले ही बताना शुरू कर दे तो काफ़ी अच्छा होगा। एम्प्टी माइंड आपके बच्चों का होगा तो ये ऐसी काम शुरू करेगा। तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ उसको एंगेज रखो। बैक टू बेसिक्स बोलते हैं, कोई संस्कारों में कोई पुरानी जो लोगों ने बातें कही है, अपने नाना नानी कहते थे, दादा दादी कहते थे, ऐसे बच्चों के साथ बात करना, उनको खुले दिल से बात करना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है। बच्चे ने आपके साथ बोलना चाहिए। और एडिक्ट लोगों के बच्चों को मेरा यही कहना है कि आपके ऊपर आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपके ऊपर पूरी फैमिली, बहुत सारे रिश्तेदार डिपेंड कर लेते हैं। आप जब एडिक्ट हो जाते हैं, आपके बहन का, भाई का जो पैसा है वो आप खींचते हैं। लेने में कोई अच्छाई नहीं होती, हमेशा खुशी देने में अच्छाई होती है, ये ध्यान करें। और आप पेरेंट्स को यही कहना है फिर दोबारा कि जल्द से जल्द उसका उपचार करें, जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दें। और जो भी हम देख रहे हैं कि हमने किसी बच्चों को पकड़ा तो एनजीओ को इन्फॉर्म कर लेते हैं कि भाई शुरू के स्टेज में ये टारगेट ग्रुप होगा आपका। अगर बच्चे के माँ बाप पेरेंट्स माने तो उसे जल्दी से आप वहीं से काउंसलिंग या तो उपचार चालू करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यस टेलिस जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूँगा संक्षेप में आपका। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी उम्मीद है कि जैसे ये अंडरवर्ल्ड इस बच्चों के ऊपर प्रे करते हैं, जो बाहर से आते हैं माइग्रेंट लोग, बच्चे अपने घर छोड़ के आते हैं मुंबई, ये खिंचाव है, बॉलीवुड का खिंचाव है या कमाने का खिंचाव है, जो भी है, वो सेल्स होना मांगता है। मेन जो स्टेशन है CST, बॉम्बे सेंट्रल, दादर और कुर्ला, जहाँ पे पहले से ही उनको पहचान करके
उनको वापस भेज सकते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड उनके ऊपर प्रे करते हैं, उनको अंदर लेते हैं, पहले स्प्यूरियस ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनको देते हैं काम, और उसके बाद धीरे धीरे ड्रग के वर्ल्ड में ले जाते हैं। चलिए, आपने अपनी बातों को रखा यहाँ पर, लेकिन सीधे चलते हैं यहाँ पे मुकेश खन्ना जी आपके पास में। सर, मेरे 2 क्वेश्चंस रहेंगे बिफोर रैपिंग अप द शो। सबसे पहला ये सर आपसे रहेगा कि फिल्म फिटर्निटी, यू आर वेरी क्लोज, 35 साल का आपका एक लगाव है फिल्म फिटर्निटीज़ के साथ में, लेकिन ऐसे में आज का जो सिनेमा है, आज का जो सिनेमा हम देखते हैं, या आज की जो नॉर्मल टीवी सीरियल्स जो हम देखते हैं, इसका भी इम्पैक्ट कितना होता है सोसाइटी के ऊपर? और दूसरा, बिफोर एंडिंग ऑफ द शो, what will be your message for all the youngsters, specifically say no to drugs on this mission? देखिए, मैं एक अजीब सी बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इस सदी की सबसे बुरी न्यूज कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि ग्रैंड मस्ती सुपर डुपर हिट हो गई जी। ऐसी फिल्म जो इंदु कुमार ने बनाई है, जो राजा बनाता था, बेटा बनाता था, उसने ग्रैंड मस्ती बनाई और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, तो वो इंसान 4 ग्रैंड मस्ती और बनाएगा, जिसके अंदर कुछ नहीं था, जिसके अंदर बुरे मैसेजेस थे, जिसके अंदर वाहियात जोक्स थे, और वो कहते कि पब्लिक चाहती है। मैं नहीं मानता इस बात जी। हमारे यहाँ लोग फिल्में इसलिए बनाते हैं कि फिल्में चलती हैं, और चलती हैं तो 4 फिल्में और बनती हैं। मैसेज होना चाहिए फिल्मों में। ये टीवी और फिल्म मीडियम का इफेक्ट डेफिनेटली बहुत हो रहा है, क्योंकि टीवी फिल्में आजकल पैसे देखे के बगैर भी आज लोग इंटरनेट पे बैठ के पूरी की पूरी फिल्म देख लेते हैं फ्री ऑफ चार्ज। उनका असर पड़ता है। शाहरुख खान अगर शराब सिगरेट पी रहा है, या अगर संजय दत्त अगर बाइक को उठा के वो कर रहा है, या किसी ने ये किया है, तो सब उसका इफेक्ट पड़ता है। तो फिल्मों और टीवी सीरियलों पर कहीं ना कहीं सरकार का या किसी न किसी का अंकुश होना चाहिए कि आप ये कहना कि हम रिपब्लिक, हम जो है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम का ऑफ स्पीच का अधिकार है, अगर वो देश के ऊपर इफेक्ट कर रहा है तो भूल जाइए डेमोक्रेसी को जी। अगर आपको पता है कि ये चीज खराब करती है, तो ये भूल जाइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमका अधिकार, हम कुछ भी बना सकते हैं। अरे अब क्यों बनाते हैं आप क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा जी। फिल्मों के मीडियम को और टीवी के मीडियम पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के चैनल्स आ रहे हैं। ये हमारा दूरदर्शन नहीं है, ये सब बाहर के चैनल्स है जो महाभारत को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। चलिए सर, थैंक यू सो मच। शिकायत है हिंदू धर्म से मुझे हिंदू धर्म से शिकायत है कि आप क्यों अलाउ करते हैं किसी को चेंज करने की? आपकी खुद की ग्रंथ है, एपिक है, वो आप किसी और धर्म में करिए, चाकू तलवारें निकल आएंगी। चलिए सर, मेरे पास मेरे पास में कहना चाहूँ सर मैं आ रहा हूँ वापस। मेरे पास में महज 4 मिनट है शो को रैप अप करने के लिए। संक्षेप में हर एक मेहमान अपनी अपनी बातों को, 1 लाइनर ऑन दिस सोशल कॉज, से नो टू ड्रग्स, लतबाजी को छोड़ो, दिस नशे की लत को छोड़ो, इसके ऊपर एक लाइन सबसे लूंगा मैं क्विक। शिल्पा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको साथ मिलके काम करना है, सिर्फ पेरेंट्स को नहीं। जैसे पुलिस या पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन को सप्लाई रिडक्शन का काम करना है, और हमको जन जागृति करके डिमांड रिडक्शन का काम करना है। और उसमें शक्तिमान ही नहीं, बाकी सारे जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, विज्ञापन बनाने वाले हैं, उनको भी इसमें जागरूक होना जरूरी है, ताकि सही मैसेज लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। यहाँ पे किशोर जादव साहब, 1 लाइनर फ्रॉम यू, एक लाइन में क्या कुछ कहना चाहेंगे बिफोर एंडिंग द शो? बच्चा या कोई एडिक्ट अगले टाइम पे नशा लेना चाहता है, करना चाहता है, अपने बच्चों के, फैमिली के, माँ बाप के बारे में सोचें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर आपने। 1 लाइनर फ्रॉम टेलिस जी, आपसे 1 लाइन। यस, मुझे यही बोलना है कि जो भी डिसीजन आप करते हैं वो आपके पसंद से होता है, इट इज योर चॉइस। तो रिमेंबर, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है आपके चॉइस के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सीधे चलते आखिरी में, मुकेश खन्ना जी, आपका क्या व्यू रहेगा? व्हाट विल बी योर ओपिनियन, व्हाट विल बी योर सजेशन फॉर द एंटायर नेशन यूथ से नो टू ड्रग्स? मैं बड़ों को कहना चाहूंगा, माता पिता को, कि रात में साथ में बैठ के खाना खाया करो। ये टेलीविजन अलग अलग कमरों में बच्चे बैठ के खाते हैं, एक साथ में जो पुरानी परंपरा आती है साथ में बैठकर खाओ, उस वक्त आपको सबके घर के प्रॉब्लम मालूम पड़ते हैं। बच्चों को कहना चाहूंगा, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। आपके ऊपर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है, आपके कंधे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। शरीर की पूजा कीजिए, उसको अब्यूज मत कीजिए। ये बच्चों को कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत
बहुत खूबसूरत मशीन दी है भगवान ने आपको, उसको संभाल के रखिए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच मुकेश खन्ना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू वंस अगेन। यहाँ पर किशोर कदम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑन दिस बिजी स्केड्यूल आपने वक्त निकाल के इस सोशल कॉज में आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एल्ड्रेड टेली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। सबसे पहले विशेष में हमने ये कहा था कि ये एक सोशल कॉज के लिए, और हम इसी माध्यम से तमाम मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है, हम भी यही कहेंगे अपने इन तमाम दर्शकों से कि प्लीज़ आप अपने परिवार के साथ रहें, से नो टू ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स आपको सिर्फ और सिर्फ खाई में लेके जाएगा और कोई रास्ता आपको नहीं दिखेगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप बिना नशे के अगर रहे तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो आप और हम ही मिलकर समाज को बदल सकते हैं। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने से छोटों के ऊपर थोड़ी नज़र रखें, थोड़ी रियायत बरतें, थोड़ी सख्ती देकर। शायद यही एक वजह है कि हम आज से नो टू ड्रग्स से मुक्ति पा सकते हैं। फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे दें अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला 11 न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा। दुनिया भर में हर साल या 4-5 साल बाद वर्ल्ड कप खेले जाते हैं। वर्ल्ड कप एक ऐसा आयोजन होता है जो आम के आम और गुठलियों के दाम साबित होता है। फीफा जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन फुटबॉल वर्ल्ड कप के जरिए करीब $4 अरब का मुनाफा करने की आशा रखती है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इस बार मेराकाना में होने वाला है, जहां हर एक टिकट के पीछे $990 का मुनाफा फीफा को होगा। फीफा 2014 के सीजन में कुल 33 लाख टिकटें बेचे जाने की आशा है। ब्राजील में स्थित टूरिस्ट स्पॉट्स, होटल्स, खान-पान सेवा, इनको भी काफी मुनाफा होगा। ब्राजील सरकार ने फीफा के लिए स्टेडियम्स को तैयार रखा है। फीफा की वजह से करीब 5 लाख नए रोजगार ब्राजील में लोगों को मिलने वाले हैं। दुनिया भर से आए दर्शकों से $3 अरब की कमाई यहाँ होने की आशा है। ब्राजील में बेटिंग को मान्यता नहीं है, बावजूद इसके $32 करोड़ बेटिंग पर लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के चलते छोटे से छोटे व्यापारी को भी अच्छा मुनाफा होने की आशा है। इस दरमियान पॉपकॉर्न वेंडर्स, टैक्सी चालक, बेकरी उत्पादक, साथ ही मॉल्स, स्टॉल्स, नेशनल फ्लैग विक्रेता, की चेन, टी शर्ट, ड्रम्स, मग्स बेचने वाले सभी इस आयोजन में भारी कमाई करने की आशा रखते हैं और सभी ने इसमें मुनाफा पाने के लिए अपनी कमर भी कस ली है। हर साल ब्राजील में 57 लाख पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन इस बार 60 लाख पर्यटक फीफा के लिए आने की आशा है, जो अपने आप में एक विक्रम साबित होगा। लाभ ले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, लाभ ले आम्हास भाग्य। महाराष्ट्र को अपनी अलग पहचान दिलाना इतना आसान नहीं था। स्वतंत्र भारत में मराठी भाषिकों का राज्य स्थापन करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा था। 105 लोगों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था और ये जंग संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ